हेलो गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट। ये यूपीएससी टॉपर हिंदी मीडियम की प्राची चौहान की कॉपी है, हिंदी मीडियम की है। तो ये दृष्टि मेंटरशिप टेस्ट का ये 18वां फुल टेस्ट। तो हम देखेंगे, मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहली वीडियो में बताया कि मैम ने कैसे लिखा, जो 10 नंबर का क्वेश्चन था। तो अब हम देखेंगे जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है वो कैसे लिखते हैं। और 250 वर्ड होते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है, क्योंकि उसमें 3 पेज होते हैं तो वो बड़ा भी लिखना पड़ता है, उसमें मटेरियल भी ज़्यादा डालना पड़ता है। तो हम वो देखेंगे कि 250 वर्ड वाला क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, क्योंकि बिगिनर को ये सब सीखना होता है। टॉपर की कॉपी से सीख सकते हैं हम लोग। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये 11 में ये देखते हैं। ठीक है, मतलब ये चुनाव आयोग के ऊपर है, क्योंकि न्यूज में भी बहुत रहता है चुनाव आयोग। और ये 250 वर्ड का है, तो 250 वर्ड मतलब ठीक ठाक होते हैं। और 3 पेज होते हैं तो भरने के लिए, और 15 नंबर का है। तो ये मतलब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं पहले, कि निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता और विश्वसनीयता, मतलब ऑटोनॉमी। किसी को हिंदी नहीं आया थोड़ा सा इधर तो इंग्लिश का वर्ड देख लो। ऑटोनॉमी और क्रेडिबिलिटी, मतलब स्वायत्तता और विश्वसनीयता भारत के चुनावी लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी नियुक्ति, प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। तो इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि डिस्कस कीजिए। ये वर्ड जब तक आप नहीं पकड़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन सही से लिख नहीं सकते कि वो मांग क्या रहा है क्वेश्चन में। क्योंकि डिस्कस कीजिए, इलुसिडेट कीजिए, एग्जामिन कीजिए, इन वर्डों का बहुत अंतर होता है। अगर हम ये नहीं पकड़ पाएंगे तो क्वेश्चन हम कहीं से कहीं लिख देंगे आंसर को, कि वो पूछ कुछ और रहा है और हम कुछ और लिख के चले आए वहाँ पे। मतलब लिखा उसी टॉपिक पे मगर कुछ और लिख दिया। तो ये पॉइंट, जब तक ये वर्ड आप नहीं पकड़ेंगे ना, तो चर्चा मतलब डिस्कस कीजिए कि क्यों है ये। मतलब इस पे प्रक्रिया, चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया और जो कार्य प्रणाली है उसकी, तो उस पे उसमें सुधार की आवश्यकता पर चर्चा वो पूछ रहा है। और ऑटोनॉमी और स्वायत्तता के ऊपर, मतलब 250 वर्ड का क्वेश्चन है ये, 15 नंबर का। तो इसमें आप पाँच पाँच लाइन का दे सकते हैं, 5 लाइन का इंट्रो, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी इंट्रो नहीं देना है कि बाद में बॉडी और उसके लिए बाद में कंक्लूजन के लिए भी टाइम न बचे, वो पेज नहीं बचे। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का। जैसे मैम ने दिया ये इंट्रो अपना, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है मैम ने, देखते हैं कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। इसी संदर्भ में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324, मतलब आप डाल सकते हो, इससे क्या है ना, वैलिडिटी आ जाती है इंट्रोडक्शन में, कि बच्चे को पता है काफ़ी चीज़ें। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्वतंत्रता, विश्वसनीय संस्थान के रूप में चुनाव आयोग की भूमिका निर्धारित करता है। अब इसमें क्या है, जो मेन पॉइंट है आप वहाँ अंडरलाइन कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर को एकदम फोकस पड़ जाए। जैसे आर्टिकल 324 भारतीय संविधान, चुनाव आयोग, तो इस पर ऐसे करके आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इंट्रो इतना ही बड़ा सही है और ठीक भी लग रहा है थोड़ा पढ़ने में कि हाँ चुनाव आयोग की बात हो रही है। तो ये बॉडी स्टार्ट हो गई, जिसमें लिखा है चुनावी लोकतंत्र के लिए स्वायत्तता व विश्वसनीयता की भूमिका, मतलब ऑटोनॉमी और क्रेडिबिलिटी की जो चुनावी मतलब डेमोक्रेसी होती है, इलेक्टेड डेमोक्रेसी, उनमें स्वतंत्रता, स्वायत्तता, विश्वसनीयता की भूमिका क्या होती है। तो उसके बारे में हमने बताया, वो क्वेश्चन में पूछा है तो वो बताना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट दिया है, चुनावों में आमजन का विश्वास बनाए रखने के लिए ये पढ़ा था, अब मतलब अनिवार्य है ये विश्वसनीयता अनिवार्य है मतलब। और नंबर 2, संवैधानिक अधिदेश, जैसे अनुच्छेद 324, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, तो इनके बारे में बता दिया।
नंबर 3 पॉइंट दिया मैम ने कि संस्थाओं की मजबूती के लिए अनिवार्य होना। मतलब जो चुनाव आयोग, जो चुनावी लोकतंत्र है उसमें स्वायत्तता और विश्वसनीयता की भूमिका इतनी होनी चाहिए कि जो संस्थाएं हैं उनकी मजबूती के लिए अनिवार्य रहें, कि संस्थाएं मजबूत रहेंगी तभी डेमोक्रेसी चल पाएगी। अगर संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हो गई, मतलब एग्जीक्यूटिव के लिए या फिर वो जो ब्यूरोक्रेसी उसके लिए, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्टेड जो डेमोक्रेसी वो फंक्शन नहीं सही से करेगी, करप्शन हो जाएगा, नैसर्गिकता फैल जाएगी, मतलब जो है मन में वो करेंगे लोग। तो इसमें 14 पॉइंट दिया मैंने कि संवैधानिक नैतिकता संविधानवाद के लिए आवश्यक है। मतलब जो संवैधानिक एथिक्स हैं वो संविधानवाद के लिए आवश्यक हैं, जरूरी हैं। ये यहाँ पे खत्म हो गया कि क्यों भूमिका क्या है। फिर इसमें जो नियुक्ति की प्रणाली, चुनौतियाँ, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जो नियुक्तियाँ हैं उसमें जो चुनौतियाँ हैं उसके बारे में हमने बताया, क्योंकि डिस्कस करना है ना, चर्चा, तो हम इसे दे सकते हैं क्योंकि उसमें दिया भी है कि अपॉइंटमेंट के बारे में क्या क्या है। तो ये नए अधिनियम अंतर्गत नियुक्त समिति में सरकार का वर्चस्व है। मतलब जो नियुक्ति की समिति उसमें सरकार का, कि प्राइम मिनिस्टर रहता है और मंत्री भी रहते हैं, बस एक लीडर ऑफ पोजीशन रहता है बाद में, बाकी तो मेजॉरिटी सरकार की रहती है। जैसे प्रधानमंत्री रहते हैं, कैबिनेट रहते हैं, कैबिनेट मंत्री जो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, विपक्ष का एक नेता रहता है। अगर विपक्ष का नेता नहीं भी सहमत है तो वो मेजॉरिटी तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री की हो रही है, तो वो तो मतलब जो वो चाहेंगे उसको सेलेक्ट कर देंगे। तो ये चुनौतियों के रूप में है कि वो बराबरी का नहीं है, 50-50। और ये दूसरा पॉइंट दिया, चुनाव आयोग योग्यता, सचिव का पद अनुरूप केवल लोक सेवक ही चुनाव आयुक्त बन सकते हैं। मतलब इसमें बताई हमने कि जो आईएएस ऑफिसर होता है मैक्सिमम का 90 टाइम वो ही बनता है आईएएस, वो चुनाव आयुक्त, आईएएस ऑफिसर ही। एक कोई रिजर्व नहीं है ये सीट, मगर ये मान के चलते हैं कि जो आईएएस ऑफिसर होगा वही बनेगा, क्योंकि सचिव का पद है ना। तो क्योंकि अभी जो नया लॉ आया है इस टाइम, अभी गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट का वो बनाया है, तो जो सेक्रेटरी का है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सेक्रेटरी है वो बना भी दिया, एलिजिबल वही है एक, मतलब चुनाव आयुक्त के लिए। तो मैक्सिमम टाइम लोक सेवक होते हैं, आईएएस ऑफिसर मैक्सिमम तो आईएएस ऑफिसर ही बनते हैं इसके, जो चुनाव आयुक्त। तो ये चुनौती के रूप में, मतलब दूसरे जो एक मतलब होते नहीं है, एक्सपर्ट होते हैं बहुत सारे चुनाव से रिलेटेड, उनको नहीं ला सकते, उनको मतलब गवर्नमेंट नहीं करती अपॉइंटमेंट, तो वो और भी हो सकते हैं एक्सपर्ट, उनको नहीं लाते हैं, केवल इन्हीं को लाते हैं, आईएएस ऑफिसर को। तीसरा पॉइंट दिया चुनौती के रूप में, मुख्य चुनाव व अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, आयोग को हटाने की प्रक्रिया समान न होना। मतलब हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी में कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसे तो आप हटा सकते हो, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उस लेवल पे ले जाके, मगर जो अन्य होते हैं चुनाव आयुक्त, ये वाले जो होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त, जो दो और होते हैं, और भी होते हैं जैसे, उनको आप हटा सकते हो ऐसे ही, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश से उन्हें हटा सकते हो, उनमें कोई प्रक्रिया नहीं चाहिए। केवल मुख्य चुनाव आयुक्त है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको आप, उसका जो हटाने का प्रक्रिया वो कठिन है, बाकी सबका नॉर्मल है कि पार्लियामेंट में लॉ भी नहीं पेश करना है, वो जो होता है हटाने की, इम्पीचमेंट का, रिमूवल का जो होता है, उसको भी नहीं लाना है पार्लियामेंट, कुछ नहीं लाना है, बस मुख्य चुनाव आयुक्त कहेगा कि इसको हटा दो, चुनाव आयुक्त को, प्रेसिडेंट उसको हटा देगा ऐसे करके। तो ये है, मतलब ये चुनौती के रूप में, मतलब सबका समान होना चाहिए, तो तभी तो पावर, सबकी पावर समान है, मगर हटाने की प्रक्रिया है, तो जब हटाने की प्रक्रिया सबकी अलग अलग है तो पावर भी वो डिवाइड हो जाती है, कि मुख्य चुनाव आयुक्त कहता है मुझे तो कोई हटा नहीं पाएगा, वो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त के मतलब हाँ में हाँ करते रहते हैं कि नहीं भाई, अगर इसका साथ नहीं दिया तो ये सिफारिश करके हटवा देगा कुछ भी लगा के। तो ये रहता है। चौथा पॉइंट दिया चुनौती के रूप में मैम ने, जैसे कार्यकाल पश्चात सार्वजनिक पद धारण करने पर प्रतिबंध न होना। मतलब ये है, जैसे कोई चुनाव आयुक्त है वो रिटायर हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ और पद दे दिया उसको, तो इसमें मतलब पाबंदी होनी चाहिए, कैग के ऊपर है, कैग एक बार आप बन गए फिर आप गवर्नमेंट सर्विस में कभी मतलब किसी पोस्ट में नहीं जा सकते, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये होना चाहिए, उसके लिए नहीं है। तो ये चुनौती के रूप में मैम ने दिया है यहाँ पे। तो और जो सेकेंड पार्ट बॉडी का,
कि कार्य प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। जो चुनाव आयोग है उसमें सुधार, उसकी जो कार्य प्रणाली उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो ये बताया मैम ने। पहला पॉइंट दिया है चुनाव आयोग के पास सीमित शक्तियाँ होना। जैसे MCC जो होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो इलेक्शन के टाइम मतलब पावर का इस्तेमाल करती चुनाव आयोग, और ये मॉडल कोड ऑफ, ये कोई लॉ नहीं है, बस ये बना दिया कंसेंसस से, पार्टियों को इससे, तो विविध रूप से लागू ना होना। मतलब कोई अगर हेट स्पीच देता है या फिर कोई गवर्नमेंट मशीनरी का यूज करता है इलेक्शन में, तो कोई कुछ नहीं, मतलब चुनाव आयोग कुछ कर नहीं सकता, वार्निंग दे सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो ये मतलब सुधार के लिए मैम ने किया है। तो ये दूसरा पॉइंट दिया है चुनाव आयोग दलों का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता। हाँ, जो दल होते हैं मतलब पार्टियां होती हैं, जो रिकॉग्नाइज पार्टियां होती हैं, उनका पंजीकरण रद्द नहीं कर सकती। एक बार रिकॉग्नाइज हो गए तो हो गए, तो वो शक्ति देनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट दिया है दल बदल संबंध लड़ने की शक्ति नहीं है। मतलब कोई अगर किसी पार्टी के MLA हो गए, MP हो गए, अगर वो दल बदल कर देते हैं, मतलब दूसरी पार्टी में टूट के चले जाते हैं, तो चुनाव आयोग नहीं ले सकता उन पर निर्णय। उन पर निर्णय लेता है स्पीकर, जो मतलब या फिर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर का, या फिर पार्लियामेंट में लोकसभा या चेयरमैन, वो सब, मतलब चुनाव आयुक्त का इसमें कोई रोल नहीं है। तो एक ये पॉइंट है, मतलब होनी चाहिए चुनाव आयुक्त की बात। तो चौथा पॉइंट दिया है शिकायतों का समय पर निपटान का अभाव होना। मतलब जो शिकायतें आती हैं इलेक्शन से लेके, तो उनको सही से मतलब समय पे नहीं होता उनका निपटारा, तो उसके ये सब बदलाव के लिए। तो नियुक्ति प्रणाली में सुधार, ये सुधार पूछा है, नियुक्ति मतलब कैसे होनी चाहिए चुनाव आयोग में, उसके लिए जैसे मैम ने केस डाल दिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। केस डाल दो और प्रूफ, मतलब एकदम प्रूफ हो जाता है कि नहीं ये है, इस नंबर नहीं काट पाएगा ज़्यादा एग्जाम में। जैसे अनूप बर्णवाल मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाई गई समिति को अनुरूप नियुक्ति, तो ये दे दिया। फिर दिनेश गोस्वामी समिति अनुसंजा सुधार, नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया। तो जो नियुक्ति प्रक्रिया थोड़ा पारदर्शी बनाया, कि एक बात है सुप्रीम कोर्ट थोड़ा मतलब बैलेंस देता है ना कोई चीज़ बनाने के लिए गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बना देती है उसे, कि वो भी एक मतलब अच्छी वो है ना, कोई पार्ट है गवर्नमेंट का, जुडिशरी अलग से। तो एक वेंकटचल आयोग बनाई थी एक, कि उसकी अनुशंसा का और कोई समिति बनाती गवर्नमेंट, तो उसके हिसाब से तो वो भी कर देते हैं। समिति तो इसलिए बनती है अनुशंसा का क्रियान्वयन दल बदल की अनुशंसा चुनाव आयोग द्वारा, तो वो है वेंकटचल। तो इसमें एक और मतलब थर्ड पार्ट आ गया उसका, बॉडी कार्य प्रणाली में सुधार, चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली उसमें सुधार, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था। जैसे मैम ने पॉइंट ये वाला दिया है कि उमेश सिन्हा समिति की अनुशंसा अनुसार लोक प्रतिनिधित्व संधि में संशोधन का व चुनाव आयोग का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति देना। चुनाव आयोग को जो लोक प्रतिनिधित्व है अधिनियम, उसमें संशोधन व चुनाव आयोग में सुधार ये हो सकते हैं। जैसे उमेश सिन्हा समिति ने ये दिया था कि पंजीकरण रद्द कर सकते हो, शक्ति देना चुनाव आयोग की, पंजीकरण रद्द कर दो, वो कर देती है, मतलब ये शक्ति तो दे दी गई शायद। तो जैसे द्वितीय शासन जो ARC होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, तो ये द्वितीय ARC आई थी, उसमें चुनाव प्रक्रिया संचालन में ECI की स्वायत्तता सुनिश्चित करना, मतलब उन्होंने दिया था कि ECI को थोड़ा पावर दो, ऑटोनॉमी, तो अपने मतलब गवर्नमेंट के अंडर ना काम करें अपने, क्योंकि वो संवैधानिक संस्था है, तो इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, तभी वो मतलब जस्टिस कर पाएगी दोनों पार्टी, जस्टिस मतलब अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के। अगर उसको ऑटोनॉमी नहीं दोगे और उन्हें डर लगा रहेगा कि नहीं मेरी ये सब मुझे हटा देंगे, ये सब कर देंगे, तो वो सरकार के पक्ष में ज़्यादातर काम करेगी। तो ये सब, तो इसमें सुधार ये सब होने चाहिए। तो चुनाव आयोग सुधार प्रस्ताव 2016 के अनुसार चुनाव प्रक्रिया संचालन के लिए ये भी चुनाव आयोग सुधार प्रस्ताव था एक, कि जो चुनाव प्रक्रिया उसमें सुधार करो। तो बाद में ये कंक्लूजन दे दिया मैम ने। कंक्लूजन तो एक बात याद रखना, कंक्लूजन देना ही है, चाहे 2 लाइन का दो, कि उससे क्या है ना एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे को पता है चीज़ें, बस पेज नहीं बचा लास्ट में, नहीं तो वो अच्छा कंक्लूजन दे देता।
इससे क्या नंबर बढ़ते हैं। अगर 0.5 नंबर ही बढ़ते हैं ना 10 क्वेश्चन में, 0.5 बढ़े कितने 5 नंबर हो गया। 5 नंबर तो बहुत डिसाइड कर रहे, एक यार एक नंबर 100 रैंक डिसाइड कर देता है। मतलब एक नंबर 50 रैंक, 10 नंबर 100 रैंक हो जाती है, तो 5 नंबर मतलब 50 रैंक हो गई। तो 0.5 नंबर का बहुत बड़ा महत्व। जैसे अतः चुनावों में निष्पक्षता तभी संभव है जब चुनाव आयोग निष्पक्षता का स्तंभ है, जो भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार स्तंभ है। तो मतलब एक फ्यूचरिस्टिक दे दिया, रिफॉर्मिस्टिक कंक्लूजन था ये कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वायत्त होना चाहिए, तभी लोकतांत्रिक प्रणाली का स्तंभ। तो ऐसे 11 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। मतलब जो 15 नंबर का क्वेश्चन है 250 वर्ड में, 3 पेज है भाई, तो बहुत कुछ देना पड़ता है उसमें। बस ये ध्यान रखना कि इसमें पूछा का, जैसे इसमें डिस्कस पूछा है, चर्चा कीजिए। और इससे अगले क्वेश्चन में मतलब वो भी ठीक क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण पे है। तो इसमें पूछा है कि मूल्यांकन कीजिए। अब देखो ये वर्ड आ गया मूल्यांकन, क्रिटिकली असेस। क्रिटिकली असेस में हो गया होता है, कि बहुत से लोग नहीं समझेंगे। तो क्रिटिकली असेस में होता है कि उसको मतलब इंट्रो दे दो, सशक्तकर्ता कैसे है तो वो दे दो, क्वेश्चन पूछा होगा कैसे सशक्त होता है, पक्ष और विपक्ष चुनौतियां दे दो, चुनौतियां देनी पड़ती हैं उसमें आंसर में। और पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिटिकली मतलब वो है, ये नहीं कि उसको मतलब क्रिटिसाइज ही कर दो, वो नहीं होता। क्रिटिसाइज कर दो, किया जाना चाहिए, तो सिर्फ प्रसाद ने मतलब वो दे दिया, तो ऐसे करके लिखना होता है। क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एक्सेस, तो ये सब पूछता है। ये वर्ड का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये वर्ड पकड़ लिए तो आप क्वेश्चन आसानी से लिख सकते हैं। कंटेंट तो आपने मतलब सभी पढ़ते हैं, और ये वर्ड का रहता है। ठीक है, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो गई। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें कोई दोस्त के लिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।